पैसिव वॉइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि बेसिक टू एडवांस हम पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है, वो एसएससी का कोई सा भी फॉर्मेट हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या फिर स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो। जैसे अभी एमपी पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं तो हर शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है ना। तो मैंने इसी की सीरीज बताने जा रहा हूँ, इसी की सीरीज बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में आपको स्टार्टिंग से कराऊंगा। और देखिए एक और बात बता दूंगा आप लोगों को, पैसिव वर्ब वो समय नहीं है कि बिल्कुल सिंपल से ही इट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय हिम, इस तरह के पैसिव वर्ब नहीं आते, किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। तो मैं बेसिक वाले पैसिव थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, छोड़ूंगा इन द सेंस कि बाद में देखेंगे। पहले जो एग्जाम फॉर्मेट के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आ रहे हैं, है ना, और होते वो बहुत इजी क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स वो भी नहीं कर पाता है, तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसा आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया मुझे, वो भी नहीं आया था कुछ बच्चों को। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के पैसिव क्या होते हैं, है ना। तो पहले तो कई बच्चे यही नहीं जानते कि ये इन्फिनेटिव होती क्या है, तो मैं इन्फिनेटिव बता दूं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, आप ऐसे समझें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसके पैसिव किस तरह से बनते हैं वो समझ लीजिए, सिंपल सा है। मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूं। जैसे ये एक्टिव का फॉर्मेट हो गया इधर, और इधर आपका पैसिव का फॉर्मेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग हमारी हैज, हैव प्लस, सॉरी हैड इसी में ले लेते हैं, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का फॉर्मेट होगा, ठीक है। पैसिव का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से होगा। एक्टिव में जिस जगह सब्जेक्ट होता है, पैसिव में उसी जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। बस ये चीज याद रखिए, एक्टिव में जिस जगह सब्जेक्ट होगा, पैसिव में उसी जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी आपकी जो भी है, हैज, हैव, और पास्ट में अगर ये तो हैड, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओ सॉरी हाँ, टू का टू भी हो जाएगा, टू का टू भी हो जाएगा, और पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिए, पैसिव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बाय, देन सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट होता है इनका, ठीक है। तो इसके पैसिव किस तरह से बनते हैं, बहुत इजी होते हैं, बच्चे इसको परफेक्ट समझ बैठते हैं। परफेक्ट सेंटेंस इस तरह से लिखिए, जैसे मैंने कहा, आई हैव टू, I have to learn हिंदी, I have to learn हिंदी, ये क्वेश्चन है। अब इसमें इंफिनिटिव का है, तो ये देखिए, ये रहा इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हैव बच्चे को दिख जाता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता तो हैज, हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी होती, आई हैव लर्न हिंदी, वो ये होता। ये वो चीज नहीं है, ये इंफिनिटिव है भाई। आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये इंफिनिटिव के पैसिव है, ठीक है। इसका पैसिव बिल्कुल सरल, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वही क्या और किसको का फॉर्मेट लगाते हैं, तो क्या से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है और किसको से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिंदी आ गया, हिंदी। अब जो एक मेन बात है वो ये कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेन होता है सब्जेक्ट। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारे ऑब्जेक्ट को देखकर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस अब इसमें ध्यान रखना है कि आई के साथ हैव आ गया है तो ये हिंदी है, तो हिंदी के साथ हिंदी सिंगुलर है तो ये हैज हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ने हैं, टू का फिर क्या हो जाएगा, टू बी, इधर टू है, टू का टू बी हो जाएगा, तो ये टू बी हो गया, ठीक है। टू बी के बाद इंग्लिश में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कभी फर्स्ट नहीं आएगी, कभी सेकंड नहीं आएगी, कभी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, हिंदी हैज टू बी लर्न्ड बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, ये सिंपल सा पैसे हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, he has to
हेल्प अस। अब ये क्वेश्चन है, he has to help us। अब इसमें पैसे बनाएंगे हम, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया अस। अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, शायद नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो पर्सनली थिंग्स होती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो पर्सन होते हैं। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस का ऑब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट फॉर्म आएगा इधर वी के साथ हेल्पिंग और बाय वी हैव। टू का टू बी, हेल्प का हो गया हमारा हेल्प्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। we have to be helped by him, he has to help us, we have to be helped by him। ये हमारे बेसिक से पैसे हैं, ठीक है। अब इसके नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? अच्छा, मैं इसमें पास्ट में भी लिख दिया मैंने हेड, तो हेड तो बहुत ज्यादा सरल है, वो सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हेड आना है। यहाँ है हैड टू हो जाए, इधर हैड टू बी हो जाएगा, इधर भी हैड टू हो जाएगा, इधर हैड टू बी हो जाएगा। हैड टू वाला फॉर्मेट बिल्कुल सरल है। उसी तरह से विल हैव टू वाला, विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म होगा आई विल हैव टू लर्निंग हिंदी, हिंदी विल हैव टू बी, बस सिंपल सिंपल सा है। तो उसके क्वेश्चन जनरली इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है। इसके क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें चेंज होता है। आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव हो गया, ये ऑब्जेक्ट इधर हिंदी आया, हिंदी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हैज हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ बच्चे इसको परफेक्ट समझते हैं, तो ये परफेक्ट नहीं है। चलिए आगे इतना समझ में सबको, ठीक। इसको आगे बढ़ते हैं। इसके इंटरोगेटिव वगैरह आप और दिखा देता हूँ एक बार, है ना। कई बच्चों को इंटरोगेटिव में प्रॉब्लम आती है, तो इंटरोगेटिव और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा हैज रवि टू, इस तरह से होगा इसका इंटरोगेटिव। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बस टू और ये V1 यही रहेगा। हैज रवि टू बाय अ न्यू कार, क्वेश्चन मार्क। पैसे बना ले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्टिव में जिस जगह सब्जेक्ट होगा पैसिव में उसी जगह ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये अफर्मेटिव वाले केस का होगा। अब इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट कहां पर आ रहा है भाई, यहां आ रहा है, तो इसी के नीचे ऑब्जेक्ट लाओ। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ न्यू कार, है ना। हैज रवि टू बाय अ न्यू कार, क्या रवि को एक नई कार खरीदना है? क्या खरीदना है? वर्ड से रिप्लाई जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ड से, और हुम से जो रिप्लाई होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये सब्जेक्ट वाली जगह लिख लो पहले तो इसको, अ न्यू कार, ठीक है। अब ये अ न्यू कार ये भी सिंगुलर है और ये रवि सिंगुलर था ही। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो बच्चा ये समझता है कि जो ये हैज है वही हैज ये है, जबकि ये अलग है। ये हैज आया है, रवि सिंगुलर था इसलिए हैज आया, और अ न्यू कार ये भी सिंगुलर है इसलिए हैज आया है। बस बाकी सब कुछ भाई टू का टू बी कर दें, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा टू बी वॉट बाय। अब ये ध्यान से एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। प्रोनाउन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, आई का मी, शी का हर, ही का हिम, दे का देम, लेकिन नाउन चेंज नहीं होते। रवि का रवि रहेगा, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंपल सा हो गया इंटरोगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड अगर लगा होगा तो क्वेश्चन वर्ड से इसमें जैसे वैन लग गया तो इसमें भी हमारा वैन लग जाएगा, बस कहानी खत्म। इंटरोगेटिव सेकंड में हमारा खत्म हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी, फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब वाली भी इन्फिनेटिव ले लेते हैं अपन, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली हेल्पिंग वर्ब हटा देता हूँ, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर अब आ जाएगी इज, आर, एम, पास्ट में होगा तो वॉज, वर, फ्यूचर में आई नहीं भाई इसमें, ठीक है। जो इधर है वही इधर आ जाएंगे, इज, आर, एम, वॉज, वर, बाकी सब कुछ वही है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही, एक्टिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा
आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, ये क्वेश्चन है। तो पैसिव में हम करेंगे आई एम टू डू इट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वही क्या और किसको से प्रश्न कर रहा है, आई एम टू डू इट, मुझे यह करना है। क्या करना है, इट, यह करना है। सब्जेक्ट वाली जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, इट का इट, है ना। यू और इट दो ऐसे प्रोनाउन होते हैं, चेंज नहीं होते, इधर से इधर जाएं या इधर से इधर आएं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। इट सिंगुलर है तो इट इज हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना, आई के साथ एम आता है, इट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज है। टू का टू भी हो गया, डू का थर्ड फॉर्म डन, इट इज टू बी डन बाय मी, आई प्रोनाउन, आई का हुआ ऑब्जेक्ट फॉर्म मी। आई एम टू डू इट, मुझे करना है, इट इज टू बी डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया जाना है, ठीक है। You are to finish this chapter. You are to finish this chapter. तो इसका पैसिव क्या होगा, सब्जेक्ट वाली जगह ऑब्जेक्ट लाना है, आपको ये चैप्टर फिनिश करना है। What you have to finish this chapter, ठीक है। ये नाउन, ये उसका डिटरमिनर है। तो this chapter, अब ध्यान से देखिए, ये यू है, एक्टिव में यू है, यू के साथ आर आ गया। अब ये पैसिव कर रहे हैं तो दिस चैप्टर सिंगुलर है तो ये इज हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ वही। 2 + b1 का हो जाएगा, 2 का 2b हो गया, फिनिश का फिनिश्ड हो गया बाय, और यू का यू। अभी मैंने बताया यू और इट प्रोनाउन चेंज नहीं होते, इधर से उधर जाए, इधर से इधर आए, ये चेंज नहीं होते, इधर से इधर चेंज नहीं होते। आ रहा है समझ में सबको? फटाफट जो जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो नोट करके मुझे क्लास के बाद कंसल्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। कर ले, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक अलग सी कुछ चीज बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इनको हटा दो ना। अब कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे भैया कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। वो किस तरह से काम करते हैं वो समझ लीजिए, है ना। वो इस तरह से, जैसे मैंने कहा कभी कभी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नाउन आ जाता है, इंफिनिटिव के बाद, सॉरी, आई हैव अ बुक टू रीड, जैसे कि ये क्वेश्चन। अब हमारा इंफिनिटिव यहां चला गया, इंफिनिटिव से पहले ये आ गई हमारी नाउन, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन थे उसमें आप देखो इंफिनिटिव से पहले नाउन नहीं आता था, हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। अब क्या हो रहा है, इंफिनिटिव के पहले एक नाउन आने लगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, और एग्जाम में यही चीजें आती है ना। यहां तक मैं आपको लाना चाहता था, लेकिन डायरेक्टली लेकर आता तो आई थिंक यू मे हैव सम प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई कि मैंने आपको पहले वो एक्सप्लेन किया, है ना। अब इसको समझ लीजिए, आई हैव अ बुक टू रीड, ये हमारा इंफिनिटिव है, ठीक है। अब इसके दो मतलब हुए, मेरे पास एक किताब है टू रीड, पढ़ने के लिए। अगर इस वर्ब का कनेक्शन इसी सब्जेक्ट से है तो भैया इसका पैसिव नहीं बनेगा, है ना। एक्चुअली बना तो देते हैं लोग इसका, आई हैव अ बुक टू रीड कर देते हैं, लेकिन वो गलत माना जाता है जनरली, है ना। क्यों? क्योंकि आई हैव अ बुक टू रीड सीधा सीधा इंफिनिटिव, इस वर्ब का डूअर, अब जब वर्ब दी हुई है तो इसका डूअर भी कोई ना कोई होगा, है ना। तो टू बी रीड करने की जरूरत ही नहीं है हमें, टू रीड दिया हुआ है, इसका वर्ब का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहां पर केवल एक ही है, यानी कि इसका और इसका दोनों का वर्ब का डूअर यही है। ये बुक भी है मेरे पास और पढ़ना भी मेरे को, ये दोनों ही काम मेरे हैं, है ना। तो इसका पैसिव करने की जरूरत नहीं है, आई हैव अ बुक टू रीड। एक बार फिर से समझ लो, मैं बताना ये चाहता हूं, अगर इस वर्ब का संबंध इसी शब्द से, यानी कि जो ये काम हो रहा है, ये वर्ब जो काम कर रही है, अगर करने वाला यही व्यक्ति है तो फिर हमें
इसका पैसे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इस वर्ब का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से तो इसका पैसे बना देंगे, टू का टू भी कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, है ना। आई हैव अ चैप्टर टू टीच। अब ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे ही है। आई हैव अ चैप्टर, इसमें भी नाउन दिया हुआ, ये इंफिनिटिव होगी, ये नाउन है। अब ध्यान से देख लीजिए अब इसको, आई हैव अ चैप्टर टू टीच, आई हैव अ चैप्टर। अब इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना, सेम चीज है ना। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश में जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन होते नहीं है। अब ये देखिए सेम चीज है, आप ध्यान से देख लीजिए, सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम सब्जेक्ट, सेम नाउन, इंफिनिट, लेकिन इसके बच्चों दो मतलब निकल रहा है, इसका एक ही मतलब निकल रहा है। वो कैसे? तो ऐसे समझिए, आई हैव अ चैप्टर, आई हैव अ चैप्टर, मेरे पास एक चैप्टर है टू टीच, पढ़ाने के लिए। मान लीजिए चलिए आई मैं एक टीचर हूं यहाँ पर, इसमें टीचर कोई बोल रहा है कि मेरे पास एक चैप्टर है टू टीच, पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अगर ये पर्सन ये टू टीच करने का काम, पढ़ाने का काम कौन करेगा? भाई टीचर ही करेगा, तो फिर ये सही है। और अगर ये स्टूडेंट बन जाए, आई हैव अ चैप्टर, जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कह रहा है कि सर मेरे पास एक चैप्टर है जो मुझे समझ में नहीं आया, वो आपको मेरे को पढ़ाना है, तो फिर ये पैसे इस तरह से बनेगा, आई हैव अ चैप्टर, टू का टू भी हो गया और टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉप। क्योंकि अब यहां पर ये सब्जेक्ट ना होकर ये अब ऑब्जेक्ट बन गया, ये रिसिपिएंट बन गया इसका, ये हमारा डूअर है। यहां पर ये काम मैं खुद कर रहा हूं और यहां पर मुझ पर काम हो रहा है। पैसे का मतलब क्या होता है? रिसिपिएंट बन जाता है, वो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसमें ये सब्जेक्ट है और इस वाले वाक्य में ये ऑब्जेक्ट बन गया, आई, है ना। आई हैव अ चैप्टर टू बी टॉट, एक चैप्टर है जो चैप्टर मुझे पढ़ाया जाना है, यानी कि मैं एक स्टूडेंट बन गया। और इस वाले केस में मैं एक टीचर हूं, आई हैव अ चैप्टर टू टीच, मुझे एक चैप्टर है, मेरे पास एक चैप्टर है जो मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ पर मेरे पास सर एक चैप्टर है जो मुझे पढ़ाया जाना है। इस तरह के कुछ। अब देखिए क्या होता है, अब ये बच्चे के दिमाग में आएगी सर ये बात हमें कैसे पता चलेगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा, इसके आगे पीछे कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस वर्ब का जो वर्ब ये वाला काम यही व्यक्ति कर रहा है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, और अगर ये वाला काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है ना, अब ये मुझे पढ़ाया जाना है, कोई और पढ़ाएगा, मतलब ये वाला काम कोई और कर रहा है तो फिर ये पैसे बनेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर, जैसे मैंने कहा सचिन इज अ प्लेयर टू एडमायर। अब इसको देख लीजिए, सचिन इज अ प्लेयर टू एडमायर, सेम चीजें चल रही है बच्चों, लेकिन हमारे चीजों को अच्छे से समझ लें। सचिन इज अ प्लेयर टू एडमायर, सचिन एक खिलाड़ी है, टू एडमायर प्रशंसा कर, जो प्रशंसा करते हैं। अरे सचिन किसी की प्रशंसा नहीं करते भाई, ये काम सचिन नहीं करते, ये काम सचिन का नहीं है, सचिन किसी की प्रशंसा नहीं करते, सचिन की प्रशंसा की जाती है, यानी कि सचिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसे बनेगा इसका, टू बी एडमायर्ड। सचिन इज अ प्लेयर टू बी एडमायर्ड, सचिन एक खिलाड़ी है जिसकी प्रशंसा की जाती है। इस तरह से पैसे बनेंगे। तो आप देख लीजिए ध्यान से कि हमें वर्ब पर डिपेंड करता है कुछ, जैसे कि ये वर्ब इस पर डिपेंड करता है, ये वाली वर्ब है ना, तो इसके दो मतलब निकल रहे हैं, इसका पैसिव ही निकलेगा, एक ही बनेगा, इसका एक टू एडमायर बनेगा ही नहीं इसका, ठीक है। और इसका सीधे सीधे इसका एक्टिव भी बन जाएगा, पैसिव भी बन जाएगा। तो आपको देखना है, जनरली पैसिव गलत माना जाता है इसका, लेकिन बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एक ही चीज है, उसके तीन तीन कंसेप्ट बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें तब आनी चाहिए, तब आपकी क्लियर होंगी जब हमारे आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, उससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। कि यहाँ पर टू बी एडमायर्ड आएगा, तो टू बी टॉट आएगा या टू टीच आएगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ये प्रोनाउन, तो वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर ये आई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो टू बी यूज्ड होगा, और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो टू टीच होगा। अब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, इसका मतलब इस वर्ब का भी डूअर यही है, और पैसिव में यूज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो इस वर्ब का डूअर कोई और हो गया।
तो कहने का मतलब ये था। आ रहा है समझ में सबको? नोट कर लें जल्दी फटाफट। आ रहा है क्या? कोई परेशानी आ रही क्या? नहीं तो बेटा एग्जाम में तो नहीं यही पहुंचना है ना। ठीक है ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपका, इसी के जैसा। अब देख लेना किसके जैसा है ये क्वेश्चन आप, है ना। जैसे मैंने लिखा राहुल हैज 2 shirts to wash। अब देखिए राहुल हैज 2 shirts to wash, यानी कि ये राहुल के पास 2 शर्ट हैं धोने के लिए। अगर इस वर्ब को यही व्यक्ति काम कर रहा है, इस वर्ब का डूअर यही है, यानी कि राहुल के ही पास वो शर्ट है, राहुल ही वो धो रहा है, तो ये सेंटेंस सही है हमारा। ठीक है, ठीक है ना। राहुल के पास ही है वो 2 शर्ट और राहुल को यही धोनी है, राहुल ही डूअर बनेगा इस वर्ब का। अगर इसका पैसे बना दिया हमने, राहुल हैज 2 shirts, 2 पर 2 भी कर दिया और वॉश का वॉश्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस वर्ब का संबंध किसी अलग से हो गया। अब ये राहुल को काम नहीं करना है, राहुल के पास तो शर्ट हैं 2 धुलवाने के लिए है। अब ये मतलब इसका निकलने लगेगा। ठीक है, राहुल के पास 2 शर्ट हैं धुलवाने के लिए। यहाँ पर राहुल खुद धो रहा है क्योंकि इस वर्ब का काम यही कर रहा है, और 2 भी वॉश्ड हो गया। इसका मतलब इस वर्ब का संबंध किसी और से हो गया, ना कि इससे होगा। इस वर्ब का डूअर कोई और हो गया, है ना। राहुल की तो शर्ट है, रिसिपेट बन गया, राहुल के काम को किया जाना है, राहुल की शर्ट है, उन्हें धोई जानी है। ठीक है, आगे समझ। एक ये हो गया। अब इसी में देखो एक और मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी देख लीजिए। अब इसी में इस तरह से कर दें, इसके दोनों बन जाएंगे। अब इसको देख लें, these shirts are to wash। अब देख लीजिए, अब these यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन है भाई, है ना, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी डूअर नहीं बनते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या धोने का काम ये these वर्ड कर लेगा? नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। तो अब ये वाली कंडीशन इसमें बना कर दी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। These shirts are to wash, है ना, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि इस वर्ब का काम ये these वर्ड कर ही नहीं पाएगा। तो इसका पैसिव तो फिर यही बनेगा। ये सेंटेंस गलत है। These shirts are to be washed, ये शर्ट हैं जो धुलने के लिए है ना, यानी इस वर्ब का काम कोई और करेगा। ये तो इसका डिटरमिनर है इस वर्ड का। ठीक है, डिटरमिनर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह लो उसको, या डिटरमिनर। समझ में आ रही है बात? तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझे, है ना। ये नहीं होता कि इसका टू बी वॉश्ड हो जाएगा, इसका ये सेंटेंस भी सही है अपने आप में, ये गलत नहीं होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं इसके। ठीक है, और इसमें ये गलत है, ये ही सही है, ये इसमें हो ही नहीं सकता। जैसे सचिन वाले में सचिन का जो पैसे वाला था वही सही होगा, वाला हो गई है। तो ये चीज़ें हमें समझ नहीं होती हैं, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे तभी जाकर वो चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप रूल्स रेगुलेशन के चक्कर में कम ही पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमें यहाँ तक आता है, नोट कर लीजिए फटाफट। करें नोट, ठीक है। ये आपके इन्फिनिटिव के पैसिव थे, है ना। जो अपनी एक्सरसाइज बुक है इसमें उसके काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं पैसिव वॉइस के, है ना, पर्टिकुलर इसके ही दिए हुए हैं इन्फिनिटिव के। आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये उसमें आपको जरूर मिल जाएगी सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है ये देयर, तो ये भी इन्फिनिटिव में ले लेते हैं इसको अपन। सिंपल 2 + v1 होता है, वही चीज, सब कुछ वही है, कहीं कुछ नहीं है। इसका आप चाहो तो आप ऐसे लिख लो, ये एक्टिव का फॉर्मेट है और ये मैं बना रहा हूँ इसका पैसिव का। देयर
का देयर से स्टार्ट होगा, बस वही होगा पूरा। टू का टू भी कर दें, वन की फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म कर दें, ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका। यानी कि जो भी सेंटेंस आपके देयर से स्टार्ट होते हैं उस कंडीशन में, जैसे मैंने कहा देयर इज अ टास्क टू डू। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सही है अपने आप में, गलत नहीं है ना। देयर इज अ टास्क टू डू। अब इसका अगर हमें पैसे बनाना है तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो टू डू है ना, इसका पैसिव ही सही माना जाता है। एक्टिव एक्चुअल में क्या है, स्पीकिंग में चल जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत होता है। क्यों गलत है, क्योंकि इस टू डू का डूअर देयर हो ही नहीं सकता। देयर यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है ना। आपने देखा होगा ये जो देयर का यूज हम नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। यहाँ पर नंबर बताया जा रहा है, एक क्वेश्चन है और एक टास्क है, देयर इज अ टास्क टू डू, ठीक है। ये करने का काम देयर वर्ड तो कर नहीं सकता, इसलिए हमें इसका पैसे भी बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम लिखते हैं जो भी हो जाए, देयर इज का देयर इज, ए का ए, टास्क का टास्क, देख लीजिए सेम क्वेश्चन उठा रहा है। बस हमें पैसे जो बनाना होता है ना, बस उस इन्फिनिटिव का ही पैसे बनाना होता है और कुछ नहीं। टू का टू भी हो गया और डू का डू डिड डन, देयर इज अ टास्क टू डू, एक काम किया जाना है, इस तरह का पैसा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देयर इज देयर वाज ले लेते हैं। There was a question to solve, है ना। There was a question to solve, सिंपल है, इसका भी वही है, देयर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या लिखा इसका उस तरह से समझ है, जो वाक्य देयर से स्टार्ट होते हैं और उनमें अगर इंफिनिटिव दिया हो तो उसका पैसिव इस तरह से बनते हैं। तो ये हो गया आपका देयर was a question, टू का टू भी और सॉल्व का सॉल्व। देयर वाज अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व, ठीक है। अच्छा देयर, अब इसमें देयर क्या होता है, देयर मैंने बताया ना डमी सब्जेक्ट होता है। डमी क्या होता है, ये मतलब एक तरह से सिर्फ दिखावटी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई रोल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं उसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है ना, इस नाउन के अकॉर्डिंग लगी है ये। जैसे कि आप क्वेश्चन की जगह अगर मैं यहाँ पर टू कर दूं तो एक टू क्वेश्चंस हो जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाज की जगह वर हो जाएगा। देखिए देयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना। यानी कि ये जो देयर वाले सेंटेंस जो होते हैं, जो वाक्य देयर से स्टार्ट होते हैं, उनका यूज हम सिर्फ किसी चीज की नंबर या क्वांटिटी, मात्रा संख्या बताने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम संख्या बता रहे हैं, है ना। पहले अ क्वेश्चन था, सिंगुलर था, तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब होगी वो। अब ये प्लूरल हो गया हमारा नाम, तो प्लूरल की वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है ना। सिंपल सा है, तो इसको भी वर कर लें। देयर वर ये टू क्वेश्चंस टू बी सॉल्व, ये इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका कोई लेना नहीं है, हम सिर्फ इसका पैसिव कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब जिसके भी जो भी डाउट है पूछ लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको उसमें थोड़े एडवांस लेवल के पैसे भी कराऊंगा, और कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, किस तरह के पैटर्न के आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, बेसिक पैसिव जो होते हैं सिंपल से, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी वगैरह, ऐसे कुछ नहीं आती। इसके लिए तो एक टेबल बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक टाइप की, उस टेबल को कर लेंगे, उससे हो जाएगा वो, ठीक है। मैं आपको वो बताऊंगा जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, और सीजीएल के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व भी करके बताऊंगा। पटवारी के जिसका एग्जाम हो गया है, वो अगर उनको अपने क्वेश्चन याद आ रहे हैं पैसे पे, तो वो नोट डाउन कर लें, लिख लें और मुझे बता दें, ठीक। किसी का और ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ये है, ठीक है, जो भी है। चलिए बस आज के लिए इतने काफ़ी है।